स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किताज कॉर्नर स्टार्ट कॉमर्स में। कल हमने किया था CBSE अकाउंटेंसी का 12th का पेपर 31 मार्च 2023 को जो हुआ था 20 MCQs करे थे। आज हम करेंगे 12th अकाउंटेंसी का CBSE बोर्ड का ही पेपर है, कंपार्टमेंट पेपर है, 31 अगस्त 2021 को हुआ था। आप देखोगे कि कैसे क्वेश्चन जो है वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से, MCQs कैसे रिलेट करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के अगर MCQs करके जाते हैं तो पेपर में जो है वो इतना सोचना नहीं पड़ता है, फटाफट से क्वेश्चन हो जाते हैं। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, गगन ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म विड्रा ₹10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। गगन एक पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर है, उसने 10,000 रुपये हर क्वार्टर के बिगिनिंग में शुरुआत में विड्रा करे हैं। हाउ मेनी मंथ वुड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी चार्ज। तो कितने महीने का ड्राइंग यहाँ पे लगेगा गगन की ड्राइंग्स के ऊपर। देखिए क्वेश्चन को जो है कैसे करेंगे, हमें पता होता है 4 क्वार्टर होते हैं 1 ईयर में। 4 क्वार्टर, ये 4 क्वार्टर क्या होता है, 3 महीने का एक ग्रुप। जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर है, अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर है। ठीक है, और फॉर्मूला हमारे क्या लगता है यहाँ पे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो पहली ड्राइंग कब हुई, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो ये 4 क्वार्टर है, पहली ड्राइंग हुई यहाँ जनवरी फर्स्ट को और लास्ट वाली ड्राइंग हुई है 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, सारे के सारे 12 के 12 महीने बचे, तो ये 12 आ गया। प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हुई यहाँ पे और यहाँ पे 3 महीने बचे हुए थे, प्लस में 3 डिवाइड बाई 2 15/2 7.5 मंथ्स आ गया। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर पूछते हैं तो ये 7.5 महीने का लगेगा, और ये क्वार्टर के एंड में अगर ड्राइंग करिए तो लगेगा 4.5 महीने का, और क्वार्टर के मिड में करिए तो लगेगा 6 महीने का। इसी तरह मंथ के बिगिनिंग में अगर करी है, ठीक है, हर महीने के पूरे 12 के 12 महीने ड्राइंग करिए और हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करिए तो लगेगा यहाँ पे 6.5 महीने का। हर मंथ के एंड पे करी है तो लगेगा 5.5 महीने का, और हर मंथ के मिड में ड्राइंग करिए तो लगेगा 6 महीने का। इसके अलावा क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि उसने 8 महीने तक ड्राइंग करी, उसने 9 महीने तक ड्राइंग करी। तो अगर हमें ये फॉर्मूला पता है ना, तो हम किसी भी कोई भी सिचुएशन दे रखी हो पेपर में उसका हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड, ये कितने महीने का वहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है गगन का, इसमें जो लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हो जाएगा 7.5 मंथ्स का। सेकेंड क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के एडमिशन के समय जनरल रिजर्व जो अपीयर होता है बैलेंस शीट में ऑफ द फर्म इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, देखिए एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम जो जनरल रिजर्व होता है वो चला जाता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, इसके अलावा जनरल रिजर्व की जगह अगर आ जाए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमने लास्ट वीडियो में कल ही किया है और वहाँ पे मैंने बोला था कि ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ना हर पेपर में आता ही है। डैश इज ए पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ये क्या जाएगा, इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का कौन सा पार्ट होता है, इशूड कैपिटल होती है ना। ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। तो ये सारा जो है सीरियल वाइज चलता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा, डैश इज ए पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल दैट इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, इशू किया जाता है जो, ये आ जाएगी इशूड कैपिटल। नेक्स्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रीपेड बाय NPO नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन डैश बेसिस, किस बेसिस पे बनाई जाती है। NPO जो है ना 2 तरह के अकाउंट तैयार करती है, एक इनकम एक्सपेंडिचर, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है कैश बेसिस पे, जो कि बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है। ठीक है, और ये जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, ये एक्रूअल बेसिस पे तैयार किया जाता है। एक्रूअल बेसिस पे तैयार करने के कारण ही इसके अंदर सारी एडजस्टमेंट भी की जाती हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में क्या लिखा जाता है, एक्सपेंडिचर लिखा जाता है, क्रेडिट में क्या लिखा जाता है, इनकम लिखी जाती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो उसके डेबिट में क्या लिखा जाता है, उसके पेमेंट में रिसिप्ट लिखी जाती है, और क्रेडिट में जो है वो पेमेंट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट पेमेंट लिखी जाती है। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रूल कौन सा लगता है, ये डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन का लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का यहाँ पे रूल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण लिमिटेड ने परचेज की मशीनरी 12 लाख की फ्रॉम रोहन लिमिटेड से। द कंपनी पेड द अमाउंट बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ये परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करेगी ये रोहन लिमिटेड को किरण लिमिटेड। क्या 12 लाख रुपए की उन्होंने मशीनरी परचेज की है, 12 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की।
12 लाख आ गया, डिवाइड बाय आता है कि एक शेयर या डिबेंचर कितने रुपए में इशू करा है। ये शेयर इशू करे 10 रुपये का था और 20 का प्रीमियम, यानी कि 10 पे 20% 2 रुपये का प्रीमियम, यानी कि टोटल 12 रुपये का एक शेयर चला गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, ये 1 2 3 4 5 1 लाख शेयर, ठीक है, 1 लाख शेयर जो है ना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने हैं कि इशू जो किया है वो प्रीमियम पे किया है या एट पर पे। जो शेयर हैं वो 2 तरह से इशू किए जा सकते हैं, एट पर पे और प्रीमियम पे, और जो डिबेंचर है वो 3 तरह से इशू किए जा सकते हैं, वो डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के समापन के समय एक क्रेडिटर वर्थ ₹90,500 टुक अवे स्टॉक वर्थ ₹77,775 इन फुल सेटलमेंट। कि एक क्रेडिटर है, एक लेनदार है जिसने लेने हैं 90,500 रुपये, उसने क्या ले लिया, कैश की बजाय उसने स्टॉक ले लिया फर्म का 77,775 रुपये का। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर द सेम, इसके लिए क्या अकाउंटिंग एंट्री की जाएगी। तो ये तो मतलब कि बहुत ही फेवरेट टॉपिक है सीबीएसई का। यहाँ से पूछ ही लेते हैं क्वेश्चन कि अगर लायबिलिटी के बदले में एसेट को एडजस्टमेंट किया जाए तो वहाँ पे कोई एंट्री ही नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये 4 ऑप्शन में से हमारे पास आ जाएगा नो एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव मोहन एंड हरी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। मोहन डाइड ऑन 31 मार्च 2020। 3 पार्टनर है, शिव मोहन और हरी, 2:1:1 का इनका रेशियो है। मोहन डाइड कब हुआ, 31 मार्च 2020 को। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो हमारी तारीख होती है वो बड़े ही ध्यान से करनी होती है, 31 मार्च 2020, यानी कि बिल्कुल ही फाइनेंशियल ईयर का एंड है, बिल्कुल लास्ट तारीख दे रखी है यहाँ पे, क्योंकि अगर मिड में कोई तारीख दे रखी होती तो वहाँ पे हमें ये जो डेज है वो काउंट करने पड़ती। प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज ₹1,44,000। और फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 1,44,000 रुपये। एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट विल बी। जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, प्रीवियस पेपर किया था, उसमें यहीं से ही क्वेश्चन था, बस ये पूछ रखा था कि जो प्रॉफिट जाता है कैपिटल अकाउंट में, जो पार्टनर जा रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट जाता है उसको क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ पे अमाउंट पूछ ले कितनी आएगी, तो देखिए 1,44,000 पूरा है और वो पूरे ही साल रहा है, मतलब साल की आखिरी तारीख पे उसकी डेथ हुई है। तो यहाँ पे कोई दिनों का हिसाब नहीं लगेगा, बस उसका जो शेयर है वो लग जाएगा मोहन, ये ना 1/4 से करेंगे 36,000 जो है ना, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6 रिस्पेक्टिवली। जेड डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, ठीक है, जेड जो है वो रिटायर हो रहा है। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹1,20,000 वॉज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। जो WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, 1,20,000 रुपये का बैलेंस शीट में दिखाया गया है। और क्लेम जो आया है इसके ऊपर, द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वॉज डिटरमाइंड एट ₹67,500, ठीक है। एक्सेस ऑफ क्लेम अमाउंट ओवर द रिजर्व विल बी, यानी कि क्लेम से जो एक्स्ट्रा रिजर्व बच गया है उसका क्या किया जाएगा। देखिए यहाँ पे एंट्री क्या होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है, 1,20,000 रुपये का। जितना क्लेम है वो क्लेम में डाल देंगे 67,500 और बाकी का बचाओ, बाकी कितना बचेगा, देखिए बाकी बचेगा 52,500। इसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा तीनों पार्टनर के बीच में, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका क्या किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो ये 4th ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। जब क्लेम ज़्यादा हो और रिजर्व कम हो तो उसको डेबिट किया जाता है रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन का तो टॉपिक ही नहीं आएगा, जब क्लेम ज़्यादा होता है तो रिवैल्यूएशन आता है। तो ये हमारा ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट का डेबिट वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज क्या होता है, यानी कि प्रॉफिट या लॉस, इन दोनों चीज़ों को मैटर नहीं किया जाता, ध्यान नहीं रखा जाता। जब किसी चीज़ को चार्ज समझ लिया जाता है तो प्रॉफिट या लॉस हो वो पेमेंट करना ही पड़ता है कंपनी को। तो देखिए पार्टनर सैलरी, ये इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं कि सैलरी में क्या होता है,
कि भाई अगर डीड में कुछ नहीं बता रखा तो ये सैलरी नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल भी इसके बारे में भी ऐसा ही था, यहाँ पे अलग अलग रूल थे कि प्रॉफिट हो तो ही दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, तो ये सारी चीज़ें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तभी इनको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ये चार्ज होता है और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, ना कि अप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ ए डैश, in the absence of a partnership deed, mutual relation between partners are governed by the Indian Partnership Act 1932. in the absence of deed की अनुपस्थिति में उनके बीच में जो भी साझेदारी इस लेख में दिया गया हो वो लिखा जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज ओपन टू क्रेडिट, dash is open to credit the share of profit of the deceased partner till the time of his death of his capital account। ये क्या आता है देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो इज ओपन टू क्रेडिट द शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन था प्रीवियस पेपर में भी कि जो उसके हिस्से का प्रॉफिट होता है उसको कौन से अकाउंट में लिखा जाता है, उसकी डेथ तक के टाइम का जो प्रॉफिट होता है उसको कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। सी वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है, एडमिशन का क्वेश्चन है। ए ने सरेंडर कर दिया 1/4 ऑफ ही शेयर एंड बी ने सरेंडर कर दिया 1/3 ऑफ ही शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, कितना होगा। देखिए ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। ए ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ ही शेयर, उसका शेयर है 3/5, तो उसका 1/4 उसने सरेंडर कर दिया। बी ने कितना किया, जो उसका शेयर है 2/5, उसका 1/3 उसने कर दिया। अब ए का न्यू कैसे आएगा, ए का जो ओल्ड था 3/5 उसमें से जो उसने दे दिया वो माइनस कर देंगे, यह जाएगा 9/20, और बी का जो ओल्ड था 2/5 उसमें से जो उसने सरेंडर कर दिया 2/15 वो माइनस कर देंगे, तो आ गया 4/15। अब सी का कैसे आएगा, ए ने उसको इतना दे दिया, बी ने उसको इतना दे दिया, दोनों को प्लस करके सी का आ जाएगा 7/60 आ गया। तो न्यू रेशियो कैसे आ जाएगा, इन तीनों का यहाँ पे रेशियो कर लेंगे, 9/20, 4/15, 7/60 का एलसीएम लेंगे 60 आ गया, 27, 16 और 17, 27, 16 और 17। देखिए ऑप्शन 27, 16 एंड 17। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पूछ रखा है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू डैश लेस डैश, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस की क्या लिमिटेशन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन सारी अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस जो किया जाता है, यानी कि जो रेशो किए जाते हैं, जो अलग अलग तरह से रेशो निकाला जाता है, जो कैश फ्लो की जाती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट की जाती है, जो कॉमन साइज एनालिसिस किया जाता है, उन सब की क्या लिमिटेशन नहीं है, क्या नहीं है। देखिए ये इसकी लिमिटेशन है, इट डज नॉट कंसिडर प्राइस लेवल चेंजेस, ये इसकी लिमिटेशन है। इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ इंटरिम रिपोर्ट, ये भी लिमिटेशन है। इट मे बी मिसलीडिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ द चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड बाय ए फर्म, ये भी इसकी लिमिटेशन है। लेकिन लिमिटेशन क्या नहीं है, इट आइडेंटिफाई द रीजन फॉर चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म, ये उन रीजन्स को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है जो फर्म की फाइनेंशियल पोजिशन में चेंज का कारण बनते हैं। तो ये इसकी एडवांटेजेस है, ये लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पिछले क्वेश्चन पेपर में भी था, डैश विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इफ द ऑपरेटिंग रेशियो। मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को मिला के 100 बनता है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो एक रेशियो गिवन है उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो दूसरे वाला हमारे पास आ जाएगा 16.21, ठीक है। 100 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट है लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड, लिक्विड एसेट में क्या नहीं आता, करंट एसेट में से हम क्या माइनस करते हैं कि लिक्विड एसेट आ जाए। हम माइनस करते हैं इन्वेंट्री को, हम माइनस करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को और एडवांस टैक्स को। हमारे ऑप्शन में क्या है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री पे टिक कर देंगे। पर याद हमें तीनों ही चीज़ें रखनी है कि लिक्विड एसेट में क्या शामिल नहीं होता है, इन्वेंट्री शामिल नहीं होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस शामिल नहीं होता है, एडवांस टैक्स भी शामिल नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन में देखिए पिछली वीडियो में भी था कि देखिए कैसे 2021 का कंपार्टमेंट का पेपर 2023 का जो फाइनल पेपर है वहाँ से कितने सारे MCQs एज इट इज़ आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश, देखिए किसके कारण फ्लो ऑफ कैश नहीं होता। मैं आपको पिछला क्वेश्चन भी दिखाऊँ, देखिए इसमें क्या था कि किसके कारण फ्लो ऑफ कैश होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे था कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, ये था नहीं होता, ठीक है। प्रीवियस पेपर को पढ़ो लेकिन ध्यान से पढ़ो कि जो बाकी ऑप्शंस हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए। अब देखिए कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक ये क्या है, फ्लो ऑफ कैश नहीं है।
फ्लो ऑफ कैश नहीं है। तो यही हमारे पास आंसर था कि अगर डिपॉजिट कराया जाए या विड्रॉ कराया जाए तो ये फ्लो ऑफ कैश नहीं होता है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये मैंने बताया था कि ये कैश मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है, ये फ्लो ऑफ कैश नहीं होता है। ठीक है, परचेज ऑफ बिल्डिंग करेंगे तो ये फ्लो ऑफ कैश है। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे कैश में, ये भी फ्लो ऑफ कैश है। फ्लो ऑफ कैश होता क्या है? कैश का आना या जाना। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन का अगर शोधन कर देंगे, पैसा वापस कर देंगे कैश में, तो ये भी फ्लो ऑफ कैश है। नेक्स्ट है वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव किए जाएंगे, तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। प्रीवियस पेपर में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे फाइनेंशियल एंटरप्राइज का पूछ रखा था कि अगर वो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो वो कौन सी एक्टिविटी है, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पजल कर देता है बच्चों को कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज डैश एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम तीन तरह से कहते हैं, तो तीनों ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी आंसर लिख सकते हैं, तीनों ही ठीक होंगे। इसको बेस ईयर एनालिसिस भी बोला जाता है, इसको कंपैरेटिव एनालिसिस भी बोला जाता है और इसको डायनामिक एनालिसिस भी बोला जाता है। और इसके साथ दूसरा एनालिसिस होता है हमारा वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या होता है, जो हमारे 2 इयर्स की जो फिगर्स दे रखी है उसमें एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज को दिखाया जाता है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोला जाता है। कंपैरेटिव एनालिसिस बोला जाता है, कंपैरिजन किया जाता है 2 साल के डाटा के बीच में। और एक वर्टिकल एनालिसिस होता है जिसमें क्या होता है, जैसे हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस उठा लिया तो वहाँ पे प्रॉफिट को 100 मान के, ठीक है, या सेल को 100 मान के सारी ही जितनी भी आइटम्स हैं उन सभी को उसके परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। तो वर्टिकल एनालिसिस जो होता है वो स्टैटिक एनालिसिस होता है, वो एक ही साल का होता है, इसलिए स्टैटिक होता है। इसे डायनामिक इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा साल के डाटा को लिया जाता है और उसको कॉमन साइज स्टेटमेंट बोला जाता है। तो नाम याद रखना कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है इसको बेस ईयर एनालिसिस भी बोलते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं और डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं। लेकिन जो वर्टिकल एनालिसिस है उसको स्टैटिक एनालिसिस और कॉमन साइज स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डैश हेल्प टू असेस द शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी ऑफ ए बिजनेस। देखिए शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, अगर खाली सोल्वेंसी पूछ लेता तो पिछले में पूछा था सोल्वेंसी में क्या थे हमारे पास कि कौन सा सोल्वेंसी रेशियो नहीं है, उसमें हमने टिक करा था कि ROI जो है वो सोल्वेंसी रेशियो नहीं है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोल्वेंसी रेशियो, ROI नहीं है, बाकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो है, सोल्वेंसी रेशियो यही होते हैं। लेकिन जो हमारे फर्स्ट नंबर के लिक्विडिटी रेशियो होते हैं उनको शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी भी बोला जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे तो 2 ही रेशियो है ना हमारे पास, एक तो हमारा लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि लिक्विडिटी रेशियो को शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी बोला जाता है। खाली लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो 2 उसके अंदर आते हैं लिक्विडिटी रेशियो में, ठीक है। तो टर्नओवर रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये 3rd नंबर के, 2nd नंबर के, 4th नंबर के। तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो ये हमारे शॉर्ट टर्म के सोल्वेंसी रेशियो है। तो ये थे आज के 20th क्वेश्चन, ध्यान से करना बच्चों। MCQs मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, कोई और पेपर उठा के उसके MCQ उठा के। अगर आप करना चाहते हैं कोई भी किसी भी लेसन के कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट करना, कैश फ्लो करना हो या रेशियो करना हो या कोई और टॉपिक करना हो, शेयर वाला क्वेश्चन करना हो तो कमेंट में बताना, वो मैं आपको वीडियो में करा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।